पिछली क्लास में पढ़े थे हमारे जो एक्सरसाइज थी 1.5 का हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं उनको देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख इंग्लिश में वेन डायग्राम कहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में स्विस गणितज्ञ आइलर ने समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए वृत्तों का प्रयोग किया। उसके बाद 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन थे, उन्होंने इस नियम का विकास किया और उन्होंने ये बताया कि जो समष्टीय समुच्चय है उसको एक आयत के द्वारा, समष्टीय समुच्चय को एक आयत के द्वारा व इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी उप समुच्चय हैं उनको वृत्त के द्वारा प्रदर्शित किया जाए। इसीलिए इसे वेन आइलर या फिर वेन डायग्राम कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस डायग्राम को वेन डायग्राम कहा गया। वेन डायग्राम में समष्टीय समुच्चय को आयत के द्वारा और जो उसके अंतर्गत आने वाले उप समुच्चय होते हैं उसको जो है वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लिया कोई समुच्चय हमारा ए है और एक जो है समष्टीय समुच्चय यू। अगर इसको प्रदर्शित करना है तो u जो होगा वो आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा और a जो है वो भाई u का उपसमुच्चय है, तो इसको इसके अंदर इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसको हम लिखें तो लिख सकते हैं a जो है वो उपसमुच्चय है u का। अगर हम बात करें इसमें, जैसे आपको कोई दो समुच्चय दिए गए हैं, a व b दिया है, दो समुच्चय दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि a जो है और b जो है वो a का उपसमुच्चय है। तो इसको अगर हम प्रदर्शित करें वेन डायग्राम में, तो इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। u जो होगा आयत के द्वारा। अब देखिए इसमें a जो है वो u का उपसमुच्चय है, या इसमें मैंने बता दिया, और b जो है वो a का उपसमुच्चय, यानी b जो होगा वो a के अंतर्गत आएगा। तो इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है एक बार अपना समझ लीजिए इसको। 18वीं शताब्दी में स्विस गणितज्ञ आइलर ने समुच्चयों को प्रदर्शित करने या व्यक्त करने के लिए वृत्तों का प्रयोग किया। उसके बाद इस सिद्धांत को जॉन वेन ने 19वीं शताब्दी में, जॉन वेन जो थे वो ब्रिटिश गणितज्ञ थे, उन्होंने 18वीं शताब्दी में इसको जो है इसका विकास किया और उन्होंने ये बताया कि जो समष्टीय समुच्चय होगा उसको आयत के द्वारा और इसके अंतर्गत आने वाले जो भी उप समुच्चय होंगे उनको हम वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण के तौर पे आपको मैंने 2 समुच्चय बता दिए हैं कैसे इनको प्रदर्शित किया जाएगा और इन्हीं के नाम पर वेन आइलर आरेख या फिर इसे वेन आरेख कहा जाता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज पे, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यह दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो पहला जो आपको दिया गया, इसमें चारों लिखे दे रहा हूं। पहला दिया है A यूनियन B का होल डैश, दूसरा आपको दिया है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और तीसरा आपको दिया है A इंटरसेक्शन B का होल डैश, और चौथा आपको दिया है A डैश यूनियन B डैश। अब देखिएगा इसके लिए जो है आपको वेन आरेख खींचना है। तो इसमें पहले की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले जो समष्टीय समुच्चय होगा वो आपको लिखना ही लिखना है। ये हो गया आपका समष्टीय समुच्चय U। अब देखिए A जो आपको दिया है, इसमें पहला आप ले लीजिए, तो इसमें आपको दिया A यूनियन B का होल डैश। इसका मतलब ये हो गया कि U के वे अवयव जो A यूनियन B में ना हो। भाई पूरा समुच्चय मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि पूरा समुच्चय क्या होते हैं, जहां पे डैश और पूरा समुच्चय को हम डैश लिखते थे। जैसे आपको A डैश लिखा हुआ है तो A डैश जो है इसका मतलब ये हो गया कि एक U के वे अवयव जो A में ना हो। A डैश का मतलब हो गया
यू के वे अवयव जो ए में ना हो, उसी प्रकार ए यूनियन बी डैश का मतलब ये हो गया यू के वे अवयव जो ए यूनियन बी में ना। तो देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि वे अवयव जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो उन्हें हम ए यूनियन बी कहते हैं। और इसमें यह कहा गया है कि यू के वे अवयव जो ए यूनियन बी में ना हो, ए यूनियन बी यानी ए में ना हो और बी में ना हो, दोनों में ना हो, तो इसमें मतलब ये वाले अवयव सारे लिए जाएंगे जो छायांकित किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये एरिया जो होगा आपका, ये जो एरिया है वो आपका इसका वेन डायग्राम है। ये तो जितना छायांकित भाग है ये आपका इसके वेन डायग्राम को प्रदर्शित करता है, यानी ये हो गया आपका ए यूनियन बी का डैश। तो ये आपका हो गया पहला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो वो कह रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हो गया कि यू के वे अवयव जो ना तो ए में हो और ना ही बी में हो, ये मतलब इसका, यानी यू के वे अवयव जो ना तो ए में हो और ना ही बी में हो। तो देखिए इसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, यहां पे ए और बी दीजिएगा इसको। अब देखिए पहले तो हम समष्टि समुच्चय को दर्शाएंगे यू से, यू हो गया। अब ए भाई इंटरसेक्शन को दर्शावा, तो इंटरसेक्शन ऐसे दर्शा देंगे, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब उसने ये कहा यू के वे अवयव जो ना तो ए में हो और ना तो बी में हो, और इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ए में होने चाहिए तो ना तो बी में होने चाहिए, तो कहां होंगे फिर? इसका मतलब ये यहां होंगे, ये चीज, यानी यू के अवयव दिए जाएंगे। ये आपका इसका जो होगा वो डायग्राम, वेन डायग्राम। ये हुआ आपका। तो इस तरीके से ये जो होगा वो आपको हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट। अब आइए हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। देखिएगा इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट इसने ये कहा कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का मतलब हो गया यू के वे अवयव जो ए इंटरसेक्शन बी में ना, ये मतलब हो गया। देखिए इसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, एक आप वेन डायग्राम ले लेंगे, वेन डायग्राम से प्रदर्शित ही करना है। एक समष्टि समुच्चय यू ले लिया जो आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इनके इंटरसेक्शन को, तो देखिए जो इंटरसेक्शन होता है दोनों का वो बीच वाला होता है। ए और बी दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है एरिया, वो आपका बीच का एरिया होता है। तो वे अवयव जो इसमें ना तो सब बाहर होंगे, यानी ए में भी हो सकते हैं, बी में हो सकते हैं, लेकिन दोनों के सम्मिलन में नहीं हो सकते। तो इसके द्वारा जो दिखाया गया है वो आपका ये हो जाएगा, ये क्षेत्र आपका होगा, ये वाला ए बी दोनों के होंगे। बस जो बीच का एरिया है इसमें नहीं होना है। ये छायांकित के द्वारा जो दिखाया गया भाग वो, यानी ये एरिया जो बीच का आपको बचा ये होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाना है। तो आइए इसमें हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, ये आपको दिया है ए डैश यूनियन बी डैश। इसमें एक सवाल हो गया यू के वे अवयव जो या तो ए में अथवा बी में ना, ये हो गया। या तो ए में अथवा बी में ना हो, तो जो समष्टि समुच्चय होगा वो यू हो गया आपका, ये हो गया ए, तो ये हो गया बी। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, उसने ये कहा कि या तो ए में ना हो, या तो बी में ना हो, या तो ए में अथवा बी में ना हो,
यानी दोनों में से किसी में ना हो, तो इसका मतलब ये हो गया कौन से अपने दोनों में, ए में ना हो बी में, तो बीच वाला मिला जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका ये, तो ये एरिया होगा आपका वो लिया जाएगा। जैसे इसमें अब इसके पहले में दिखा है, वहां पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे आपका ये दिया जाएगा। ये जो चलिए बीच वाला जो भाग है वो आपका दर्शाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको इस तरीके से हल करना है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें यह कहा, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुज का समुच्चय सर्वनिष्ठ समुच्चय U है, यानी U जो है वो सर्वनिष्ठ समुच्चय है और समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। तो 60 डिग्री से भिन्न होने का मतलब उसका एक कोण कम से कम ऐसा होना चाहिए जो 60 अंश ना हो। इसका मतलब यह हो गया कि वो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो ए डैश क्या है, देखिए यहां से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, U आपको दिया गया है, U जो है वो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। देखिए U जो है वो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है और A जो है वो ये कहा है कि ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण जो 60 डिग्री से भिन्न हो। तो समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब वो ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय होगा जिसमें समबाहु ना हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु ना, ध्यान दीजिएगा इस बात में भाई। उसने ये कहा था कि 60 अंश से भिन्न हो, कम से कम एक कोण ऐसा होना चाहिए जो 60 अंश से भिन्न हो। तो एक चीज ध्यान दीजिए, समबाहु में प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 अंश का होता है, तो उसके अलावा एक कोण जब भिन्न हो जाएगा समबाहु रहेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु ना हो। तो आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है ए डैश। ए डैश ज्ञात करना है, तो ए डैश का मतलब ये हो गया U माइनस ए। ए डैश का मतलब हो गया U माइनस ए, और U जो है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, और ए जो है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जो समबाहु ना हो। तो जब सभी त्रिभुजों में से हम जो माइनस कर देंगे उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु ना हो, तो U में कौन से त्रिभुज बचेंगे, समबाहु वाले ही बचेंगे। तो U माइनस ए जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ये हो गया भाई ए डैश। ए डैश जो हुआ आपका वो हो गया समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। एक बार पुनः समझ लीजिए, क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि U जो है वो समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय U हो गया। उसके बाद ए उसने ये कहा है कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण जो है वो 60 अंश से भिन्न हो। तो 60 अंश से जब भिन्न हो जाएगा तो एक भी कोण, 3 कोण होते हैं, तीनों में से अगर एक कोण, कोई भी कोण 60 अंश से भिन्न हो गया तो इसका मतलब वो समबाहु नहीं रहा, क्योंकि समबाहु के लिए तीनों कोणों का होना 60 अंश का होना जरूरी। तो ए मतलब उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा जो समबाहु ना हो। फिर उसने ये कहा कि आपको ए डैश ज्ञात करना, तो ए डैश जो होता है U माइनस ये होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पूरा समुच्चय क्या होते हैं। तो ए डैश आपको जो मिला वो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय मिल जाएगा, यानी U सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ए जो है वो समबाहु त्रिभुज जो ना हो उनका समुच्चय। तो सभी त्रिभुजों के समुच्चय से जो है हम माइनस कर देंगे जो समबाहु नहीं है, तो कौन सा U में बचेंगे, सिर्फ समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय ही U में बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें यह कहा गया कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया गया है। पहला आपको दिया है ए यूनियन ए डैश, दूसरा दिया है आपको 5 इंटरसेक्शन
ए डैश, सॉरी ए दिया है, यहां पे रिक्त स्थान है, यहां पे रिक्त स्थान है। तीसरा आपको दिया है ए इंटरसेक्शन ए डैश, और चौथा आपको दिया है यू डैश इंटरसेक्शन ए डैश। ये तो इसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है। तो ध्यान दीजिए, पहला हम लेते हैं। पहला जो दिया है ए यूनियन ए डैश, तो देखिए ए यूनियन ए डैश, ए हो गया, ठीक, ए यूनियन ए डैश, ए डैश का मतलब हो गया यू के वे अवयव जो ए में ना हो। तो चलिए यू के वे अवयव जो ए में ना हो, तो यू के वे अवयव जो ए में नहीं है, उसके बाद आपने यूनियन जो लिया वो ए से ही लिया, तो इसका मतलब सभी अवयव फिर आ गए। तो ये क्या बन गया हमारा समष्टीय समुच्चय यू बन गया। थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें, जैसे ए बराबर आपको दिया है 1 2 3, ठीक है, यू बराबर आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 10 दिया गया। तो इसमें ये कहा है कि जैसे ए डैश अगर इसका निकालेंगे तो ए डैश जो होगा वो यू माइनस ए हो जाएगा। यू माइनस ए मतलब हो गया यू के वे अवयव जो ए में ना, ए में कौन से अवयव नहीं है, 3 4 से 4 5 6 10, ये अवयव जो है वो ए में नहीं, तो ये बच गए। अब उसने ये कहा कि ए डैश ए यूनियन ए डैश लेना है। ए आपका हो गया 1 2 3 और यूनियन आपको लेना है 4 5 6 10 तक, ये 10 तक लेना। दोनों का जब यूनियन लेंगे इसके भी सारे लिख देना, तो 1 2 3 4 10 तक आ जाएंगे। और ये किसकी वैल्यू दी गई है, यू की वैल्यू दी गई, तो ये आपका हो जाएगा यू। देखिए सेकंड आपको दिया गया है 5 इंटरसेक्शन ए। अब देखिए 5 का मतलब हो गया रिक्त समुच्चय, इसमें कोई नहीं, तो 5 का मतलब हो गया कोई अवयव नहीं। तो डैश जब लगा देंगे तो यू के वे अवयव जो 5 है ना, तो ऑलरेडी 5 में है ही नहीं कोई अवयव, ठीक है, तो यू के सारे 5 डैश का मतलब हो गया यू हो गया। तो यू इंटरसेक्शन ए लेंगे, तो यू का किसी के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसका मतलब यू और ए का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया वे अवयव जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो उभयनिष्ठ कौन से होंगे, यू में ए के भी अवयव है और यू वाले तो भाई है, तो दोनों में जो उभयनिष्ठ होंगे वो ए वाले होंगे। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपको ए मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखिएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश, अब जैसे ये क्वेश्चन था पहले यूनियन का था, अगर इसमें हम इंटरसेक्शन ले लें दोनों में, ध्यान दीजिए इंटरसेक्शन अगर हम ले तो यहां से जो हमारा इंटरसेक्शन बनेगा तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव हो, तो दोनों में अगर हम उभयनिष्ठ अवयव देखें तो कोई भी अवयव नहीं, तो 5 हो जाएगा। तो ये हमारा जो बना वो 5 बन गया। इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ आपको दिया है यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब यू डैश का मतलब देखिए अभी यहां से जो मैंने 5 डैश बताया था, तो 5 डैश का मतलब हुआ था यू, और जब यू डैश करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा 5, यानी कोई भी अवयव। और 5 के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेंगे ए का, ठीक है, जब 5 के साथ इंटरसेक्शन ए लेंगे तो दोनों में कोई उभयनिष्ठ मिलना नहीं, क्योंकि इसमें कोई अवयव है नहीं, तो दोनों में कुछ उभयनिष्ठ होगा नहीं, तो यहां से जो आपको मिलेगा वो 5 मिल जाएगा। तो ये आपको जो मिला वो 5 मिला। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आपकी ये प्रश्नावली संपन्न हुई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।